नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सुनिए सच खास खबरों पर नज़र डालते हुए। सरकार ने कहा न्यूज़ चैनलों के बजाय डिजिटल मीडिया को कसे कोर्ट। सुदर्शन टीवी ने अपने भड़काऊ कार्यक्रम को खोजी पत्रकारिता बताया। सरकार पर डॉक्टरों के संगठन का हमला, कहा हमें अकेला छोड़ दिया। दिल्ली पुलिस की जांच पर फिर उठे सवाल, दंगे में 5 एफआईआर एक जैसी। चिराग की मोर्चेबंदी जारी, कहा जेडीयू से ज़्यादा सीटों पर लड़े बीजेपी। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक निवेदन करेंगे कि अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया ठीक से काम नहीं कर रहा है तो स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें योगदान करके आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यदि मीडिया से जुड़े दिशा निर्देश उसे जारी करने ही हैं तो सबसे पहले वो डिजिटल मीडिया की ओर ध्यान दे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े दिशा निर्देश तो पहले से ही हैं। उसने ये भी कहा है कि डिजिटल मीडिया पर ध्यान इसलिए भी देना चाहिए कि उसकी पहुंच ज़्यादा है और उसका प्रभाव भी अधिक है। सुप्रीम कोर्ट सुदर्शन टीवी से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहा है। इस चैनल के एक कार्यक्रम में ये कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में मुसलमान घुसते जा रहे हैं और ये एक तरह का जिहाद है। इसे यूपीएससी जिहाद कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा था कि आप किसी एक समुदाय को निशाना नहीं बना सकते और उस पर एक ठप्पा नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट में सुदर्शन न्यूज़ टीवी ने दावा किया है कि वो नागरिकों और सरकार को राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों के बारे में जगाने के लिए खोजी पत्रकारिता कर रहा है। सुदर्शन टीवी द्वारा दायर हलफनामे में यह भी कहा गया है कि कार्यक्रम उस साजिश के बारे में है जिसके तहत ऐसा प्रतीत होता है कि आतंकियों से जुड़े संगठन भारत के ज़कात फाउंडेशन को फंडिंग कर रहे हैं, जो बदले में यूपीएससी के उम्मीदवारों का समर्थन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को चैनल को पहली नज़र में ये टिप्पणी करने के बाद शो के बाकी एपिसोड टेलीकास्ट करने से रोक दिया था और कहा था कि इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को कलंकित करना है। इस दौरान न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की कि ये एक समुदाय को अपमानित करने का एक कपटपूर्ण प्रयास है और एक संवैधानिक कोर्ट समाज में किसी भी समुदाय को कलंकित करने की अनुमति नहीं दे सकता है। वहीं दूसरी ओर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर एक बार टीवी न्यूज़ चैनलों को संयम बरतने की हिदायत दी है। अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा था कि मीडिया चैनल लगातार रिया चक्रवर्ती के मामले में ड्रग्स रैकेट में शामिल होने की खबरें चला रहे हैं, जो कि सरासर झूठ और बिना तथ्य के हैं। तो इस पूरी खबर के दो हिस्से हैं। पहली खबर तो ये कि सरकार कह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छोड़ दे और केवल डिजिटल मीडिया पर ध्यान केंद्रित करे क्योंकि उसका प्रभाव ज़्यादा है। सवाल उठता है कि सरकार ऐसा क्यों कह रही है। सरकार के कहने का मतलब क्या है। सरकार कह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में पहले से ही दिशा निर्देश हैं। सवाल यह है कि क्या दिशा निर्देशों का पालन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रहा है। क्या वो चैनल जो कटघरे में खड़े हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बनी गाइडलाइंस का पालन करते हैं। तो अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए कोई मैकेनिज़्म, कोई सिस्टम, कोई प्रणाली, कोई व्यवस्था बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह की व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है तो इसमें केंद्र सरकार को ऐतराज़ क्यों हो रहा है। वो डिजिटल मीडिया की तरफ सरकार का ध्यान क्यों खींच रहा है। क्या वो सुदर्शन टीवी को बचाना चाहता है या सुदर्शन टीवी जैसे और दूसरे जो चैनल हैं जो दिन रात जहर उगलते रहते हैं एक समुदाय विशेष के खिलाफ, तरह तरह के जिहादों की कल्पना करते रहते हैं और सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा कर रहे हैं, क्या उनके डिफेंड करने के लिए सरकार
कटघरे में कोर्ट में खड़ी हो गई है और उन्हें उनकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए वो ये दलील लेकर आई है कि डिजिटल मीडिया को नियंत्रित किया जाए। डिजिटल मीडिया को दुनिया के बड़े बड़े देश अभी नियंत्रित नहीं कर सके हैं और ना ही इस दिशा में अभी उन्हें कोई सफलता मिली है। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और हमारे यहाँ भी सफलता इस पर कोशिश होनी चाहिए। सरकार को सबसे पहले इसकी पहल करना चाहिए। उसे कोर्ट को एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या करे क्या ना करे। अपनी जिम्मेदारी सरकार को निभानी चाहिए। जर्मनी, फ्रांस और ऐसे कई देश हैं जिन्होंने इस दिशा में ठोस कदम उठाए, उनसे प्रेरणा ले सकती है हमारी सरकार। लेकिन नहीं, उसका एजेंडा ये नहीं है। उसका एजेंडा ये है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कर रहा है उसे करने दिया जाए। विश्वमन करता है, सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करता है, समुदायों को आपस में लड़ाता है, घृणा फैलाता है, कभी तबलीगी जमात के नाम पर तो कभी ये सो कॉल्ड नौकरशाही जिहाद के नाम पर या लव जिहाद के नाम पर उन्हें वो छूट करने दी जाए। और जो ड्रामेबाजी प्राइम टाइम में नामी ग्रामी एंकर कर रहे हैं उन पर भी कोई रोक न लगे। तो ये सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। कोर्ट को इस झांसे में नहीं आना चाहिए और नहीं आएगा और एक मुकम्मल व्यवस्था वो कायम करेगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। अब दूसरा पक्ष है, सुदर्शन टीवी कह रहा है कि ये खोजी पत्रकारिता है। खोजी पत्रकारिता को बदनाम करने का ये एक सांप्रदायिक अभियान है। अगर सुदर्शन टीवी के प्रोग्राम को देखकर, उसके कंटेंट को देखकर, उसके प्रोमो को देखकर कोई अंदाज़ा मिलता है तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का मेरे ख्याल से आई भी सुदर्शन टीवी के मालिक सुरेश चौहानके को नहीं पता होगी। और ठीक से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की स्पेलिंग भी नहीं बता पाएंगे और उसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जो कि विशुद्ध रूप से झूठ है, फर्जीवाड़ा है और उसमें कोई दम नहीं है। इस तरह की बातें प्रतीत होती है, कह के नहीं कही जाती। उसके लिए प्रमाण रखे जाते हैं कि अगर फंडिंग हो रही है। और यूपीएससी के कैंडिडेट को समर्थन करना, क्या ये कोई चुनाव है, कोई इलेक्शन हो रहा है कि किसी के समर्थन से कोई चुन लिया जाएगा? ये तो यूपीएससी के लिए पैनल होता है, वो उसकी परीक्षाएं होती हैं और एक पूरी प्रोसेस है जिसको पार करके ही कोई चुना जाता है। तो ये एक महामूर्ख की दलील है कि उसका समर्थन करते हैं। कोई भी किसी का समर्थन कर देता है लेकिन समर्थन से कोई सफल नहीं हो सकता है। इन परीक्षाओं में उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। तो साफ जाहिर है कि कुतर्क गढ़े जा रहे हैं, कुतर्क दिए जा रहे हैं और सरकार भी उनके बचाव में खड़ी है। बहुत ही दुखद, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये। अगली खबर लेते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक बयान में केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पर तीखा हमला बोला है। उसने केंद्रीय सरकार पर डॉक्टरों के प्रति संवेदनहीन होने, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करने और नायकों का परित्याग करने के आरोप लगाए हैं। उनके इस बयान से साफ है कि कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टरों के लिए ताली बजाने, दिए मोमबत्तियां जलाने और हवाई जहाज से अस्पतालों पर फूल बरसाने वाली नरेंद्र मोदी सरकार ने इन डॉक्टरों के लिए क्या किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि सरकार को महामारी कानून 1897 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। डॉक्टरों की इस शीर्ष संस्था ने दावा किया है कि कोरोना से लड़ते हुए अब तक 382 डॉक्टर मारे जा चुके हैं, जिनमें सबसे कम उम्र का 27 साल का और सबसे अधिक उम्र का डॉक्टर 85 साल का था। आईएमए ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री ने एक बार भी ये स्वीकार नहीं किया है कि कोरोना से लड़ते हुए डॉक्टर मारे गए हैं। बयान में कहा गया है, डॉक्टरों की मौत के बारे में देश को बताना ज़रूरी नहीं समझा गया। ऐसा लगता है कि मानो उनकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी देश में कोरोना से इतने डॉक्टर नहीं मरे हैं। आईएमए ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को भी आड़े हाथों लिया है। चौबे ने कहा था कि केंद्र सरकार के पास डॉक्टरों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है क्योंकि ये राज्यों का विषय है। स्वास्थ्य सेवा व अस्पताल राज्य के अधीन होते हैं। आईएमए ने कहा, ये अपनी जिम्मेदारियों का परित्याग करना है और छोड़ देना है और उन नायकों को छोड़ देना है जो जनता के साथ खड़े थे। ये विचित्र बात है कि सरकार ने भेदभावपूर्ण स्वास्थ्य बीमा स्कीम चालू की और जिनके लोग मारे गए उन्हें स्थितियों से जूझने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। आईएमए ने कहा कि ये दो मुहापन है कि इन डॉक्टरों को कोरोना योद्धा कहा जाता है लेकिन उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है और उनकी सुविधाएं उनके परिजनों को नहीं मिलती हैं।
आईएमए ने मांग की है कि कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टरों की मौत पर उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके घर वालों को वैसी ही सुविधाएं भी दी जाएं। सरकार ने सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए 50 लाख का बीमा करवाया है, पर उन्हें शहीद का दर्जा देने पर वो चुप है। तो डॉक्टरों का गुस्सा कभी ना कभी तो फूटना था, क्योंकि सरकार ने उन्हें पहले बहुत उछाला, उन्हें कोरोना वॉरियर्स घोषित किया और उसके बाद उन्हें अकेला छोड़ दिया। जैसा कि वो कह रहे हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं किया, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। और जाहिर है कि इतनी बड़ी तादाद में जब डॉक्टर मर रहे हैं तो उनमें एक गुस्सा पैदा हुआ है और उसके बाद भी सरकार उनके लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। बहानेबाजी कर रही है कि हमारे पास आंकड़े नहीं है, ये राज्य सरकारों का मामला है। तो फिर आप बड़ी बड़ी घोषणाएं टेलीविज़न पर प्राइम टाइम में आकर कर क्यों रहे थे? उनका मकसद क्या था? क्या वाहवाही लूटने के लिए, लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, राजनीति करने के लिए? अगर ये मकसद नहीं था तो इन डॉक्टरों के लिए सरकार ने कोई अच्छी ठोस स्कीम क्यों नहीं बनाई? उनके परिजनों की मदद के लिए कोई काम क्यों नहीं किया? शुरुआत में डॉक्टरों को ज़रूरी उपकरण नहीं दिए गए, उनके सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था नहीं की गई, तो उस दौरान भी डॉक्टर मरे। और बाद में चूंकि मरीजों की संख्या बढ़ती गई तो ये डॉक्टर उनकी भी चपेट में आते गए। और ये तो केवल डॉक्टरों की संख्या है, डॉक्टर की चिंता कर रहे हैं, लेकिन उन फ्रंट लाइन वर्कर्स की कोई बात नहीं कर रहा है जो हज़ारों की तादाद में मारे गए हैं, नर्स, कंपाउंडर वगैरह वगैरह। तो उनकी कोई चिंता करने वाला कोई संगठन इस तरह का है नहीं। आवाज़ उठ रही है लेकिन सुनाई नहीं पड़ रही है और सरकार भी चुपचाप बैठी हुई है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, शर्मनाक स्थिति है सरकार के लिए कि देश का सबसे बड़ा मेडिकल संगठन, डॉक्टरों का संगठन, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और बड़े कड़े शब्दों में उसकी भत्सना निंदा कर रहा है और उसे झाड़ पिला रहा है कि उसने उनके लिए कुछ नहीं किया है। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है हमारे देश के लिए कि उनके लिए आपने ताली बजवाई, थाली बजवाई, दिए जलवाए, लेकिन अब जब वो मुसीबत में हैं तो आप उनसे दूर हट गए हैं। और अब अगली खबर लेते हैं। दिल्ली दंगे की जांच में पुलिस के रवैये पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। अब नया मामला ये सामने आया है कि 5 अलग अलग मामलों में एफआईआर एक समान पाई गई है। एफआईआर में आरोपी के नाम, पकड़ने वाले पुलिसकर्मी के नाम, जगह और समय को छोड़कर बाकी तथ्य बिल्कुल एक समान कैसे हो सकते हैं? मसलन पुलिस को देखते ही संदिग्ध तेजी से चलने लगा, उसे रोका गया। तलाशी लेने पर उसकी पैंट की दाहिनी जेब में एक लोडेड देसी कट्टा मिला। दिल्ली सरकार का गृह विभाग 5 अलग अलग मामलों में दर्ज की गई एक समान एफआईआर के मुद्दे को उठाने वाला है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार विभाग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखकर इस मुद्दे को उठाने का फैसला किया है। ये फैसला दिल्ली विधानसभा की अल्पसंख्यक कल्याण समिति द्वारा बुधवार को उठाया। ये समिति दंगों से संबंधित मामलों की जांच कर रही है, सुनवाई कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों से जुड़े 5 अलग अलग मामलों में फैज़ अहमद, अतहर, साहिब, शाहरुख और फैज़ान की एफआईआर एक दूसरे की नकल लगती हैं। ये एफआईआर दयालपुर पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट 1959 के तहत दर्ज की गई थी। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार पूछे जाने पर पूर्वी रेंज के पुलिस अधिकारी ने कहा, एफआईआर की भाषा और सामग्री एक ही है क्योंकि इस तरह की सभी घटनाओं में कांस्टेबलों को स्पॉट पर संदिग्धों को पकड़ने के लिए भेजा गया था। ये सब रिकॉर्ड में डालने के लिए आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बहरहाल पुलिस जो भी कहे, लेकिन दिल्ली विधानसभा की अल्पसंख्यक कल्याण समिति ने 5 एफआईआर के एक समान होने के मुद्दे को प्रमुख सचिव राजीव वर्मा के संज्ञान में लाया है। दिल्ली विधानसभा की अल्पसंख्यक कल्याण समिति ने प्रमुख सचिव राजीव वर्मा को ये भी निर्देश दिया कि पुलिस आयुक्त से 24 वर्षीय फैज़ान की मौत की जांच की स्थिति के बारे में पूछे। ऐसा मामला पहले भी आया था जिसमें अलग अलग आरोपियों के बयान एक समान पाए गए थे। एक मामले में 12 आरोपियों में से 9 आरोपियों के बयान एक समान दर्ज किए गए थे। ये मामला जुड़ा है दिल्ली दंगे के दौरान 26 फरवरी को 20 वर्षीय वेटर दिलबाग नेगी की हत्या से। नेगी का शव शिव विहार में अनिल स्वीट्स में क्षत मिला था, वो वहीं काम करते थे। इस हत्या के मामले में 12 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनके खिलाफ
आपराधिक साजिश रचने, दंगा करने, समूहों के खिलाफ शत्रुता बढ़ाने के भी आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के बयान दर्ज किए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के इन बयानों की पड़ताल की तो पाया कि 12 में से 9 आरोपियों के बयान एक एक वाक्य और एक एक शब्द समान थे। तो पुलिस जो हेराफेरी कर रही है फर्जी मामले दर्ज करने के लिए, दिल्ली दंगों के मामले में बड़े पैमाने पर निर्दोषों को फंसाने की जो कोशिशें चल रही हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, जिसको लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। तमाम तरह के लोगों ने सवाल उठाए हैं, पुलिस ऑफिसर्स ने सवाल उठाए हैं, आम लोगों ने सवाल उठाए हैं और लगातार सवाल उठ रहे हैं। और इस तरह के फर्जीवाड़े से, जिसमें एक ही तरह के बयान, एक ही तरह की FIR देखने को मिल रही है, ये दिल्ली पुलिस की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। साफ है कि दिल्ली पुलिस को जो निर्देश मिले हुए हैं उनमें इसी तरह से किसी भी तरह से लोगों को फंसाने की बात की गई है। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, जिन्हें इस तरह के मामलों में आप दिल्ली पुलिस फंसाने में लगी हुई है। तो दिल्ली पुलिस की मंशा को लेकर शुरू से ही संदेह थे, उसकी जांच को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। और दिल्ली पुलिस ऐसा क्यों कर रही है, इसके संबंध में गृह मंत्रालय को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो जो खुलेआम अब आरोप लग रहे हैं कि ये बहुत ही पहले से पटकथा तैयार की गई है, कि साजिश हुई थी और साजिश में CA के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोग शामिल थे, तो उनको जहाँ जहाँ से मिल रहा है पुलिस पकड़कर इस तरह की FIR, इस तरह के बयान लेकर और उन्हें जेल में ठूंस रही है, उनके खिलाफ मुकदमे बना रही है, जो कि जाहिर है कि अदालतों में बड़ा मुश्किल पड़ेगा इनको सिद्ध करना। लेकिन हाँ, इन लोगों को परेशान तो किया ही जा रहा है, इतने इतने दिनों से उन्हें जेलों में रखा जा रहा है, उनके घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं। और शायद दिल्ली पुलिस को यही निर्देश मिले हैं कि इन लोगों को इतना परेशान किया जाए कि भविष्य में कभी ये इस तरह के आयोजन प्रदर्शनों में हिस्सा लेने की हिम्मत न करें, और दूसरों को भी संदेश मिल जाए कि सरकार के खिलाफ अगर किसी नीति या किसी विरोध में वो उतरे तो उनका क्या हश्र होगा। तो बहुत ही दुखद, बहुत ही दुर्भाग्यजनक। अगली खबर लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ LJP प्रमुख चिराग पासवान शुरू से ही हमलावर हैं और उनके तेवर नरम नहीं पड़ रहे हैं। अब सूत्रों से खबर आ रही है कि चिराग पासवान ने मंगलवार रात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की थी। उसमें उनसे कहा है कि BJP को जदयू से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। इसके अलावा चिराग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने राज्य की राजनीतिक स्थिति से अवगत कराते हुए कहा है कि बिहार में इस बार लोग नीतीश सरकार के खिलाफ हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि उनसे एक LJP नेता ने नड्डा और चिराग की बैठक के बाद कहा कि बैठक में चिराग पासवान ने बिहार की मौजूदा स्थिति के बारे में बताया और ये भी कहा कि नीतीश कुमार से लोग खुश नहीं हैं, इसलिए सीटों के मामले में समझौता नहीं करना चाहिए, यानी BJP को अधिक सीटों पर लड़ना चाहिए। और यही सब PM को चिट्ठी में भी उन्होंने लिखा है। गौरतलब है कि BJP, जदयू और LJP राज्य में NDA के घटक दल हैं तथा 243 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए इन दलों के बीच सीटों के बंटवारे की बातचीत चल रही है। वहीं दूसरी ओर जदयू ने भी साफ कर दिया कि उसका गठबंधन BJP के साथ है, ना कि LJP के साथ। जदयू नेता KC त्यागी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि चिराग पासवान जो कुछ भी कर रहे हैं वो गठबंधन की मूल भावना के खिलाफ हैं। BJP के साथ हमारी यही समझ है। मैं अभी भी ये सुनिश्चित करता हूं कि LJP के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है, सिर्फ मतदान के लिए है। तो ये पूरे NDA में दो फांक बिल्कुल साफ नज़र आ रही हैं कि बट गया है जो NDA, एक तरफ BJP है, एक तरफ JDU है और LJP BJP के साथ खड़ा है, BJP की पैरवी कर रहा है क्योंकि उसे मनचाही सीटें नहीं मिल रही हैं। जितनी सीटें वो चुनाव में लड़ना चाहता है उसे मिल नहीं रही हैं क्योंकि JDU और BJP अपने हिस्से से सीटें देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अब चिराग पासवान जो कि नीतीश कुमार की पिछले साल भर से लानत मलामत करने में लगे हुए हैं, अब JDU पर ही निशाना साध रहे हैं और चाहते हैं कि BJP ज़्यादा सीट पर लड़े, BJP के नेतृत्व वाली सरकार बने और ताकि उसमें उनका शेयर अच्छा खासा बन सके। तो एक तरह से
वो जेडीयू को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं अपने स्वार्थों के चलते। लेकिन जाहिर है कि चिराग पासवान की ये खींच भी है, खिसियाहट भी है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनको जितनी सीटें चाहिए वो नहीं मिल रही हैं और वो इतनी सीटें जीतकर विधानसभा में नहीं जा सकती उनकी पार्टी कि वहाँ पर कोई डिमांड कर सके। तो अपनी बहुत कमज़ोर स्थिति कर ली है एलजेपी ने, और चूँकि वो एनडीए छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं है, इसलिए वो कोई ज़्यादा निगोशिएशन बार्गेनिंग करने की स्थिति में भी नहीं है। तो ऐसा लगता है कि झक मारकर या तो जो सीटें मिलेंगी एक दो और उसमें कुछ इजाफा करके उनको उतनी सीटों पर एलजेपी को लड़ना पड़ेगा, या फिर ज़्यादा सीटों पर वो कैंडिडेट खड़ा करके जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन कितना नुकसान वो कर पाएगा और कितना उसका अपना नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर एनडीए में महाभारत चालू हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, आप इसे लाइक करेंगे। अगर अभी तक आपने इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।